शान बुक है बेटा आपके पास? यस मैम। ओके बच्चे, बुक है तो बेटा मनुष्यता कविता पढ़ेंगे हम आज। एक मिनट। मिल गई बेटा बुक में से? यस मैम, मिल गई। हाँ जी, पढ़ो निकाल ली। पढ़ो पहले। एक मिनट। शान पढ़ोगे बच्चे? यस मैम। हाँ जी पढ़ो बेटा, फर्स्ट टू। विचार लो कि ओके। विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मारे की याद जो करे सभी। हाँ जी, इसमें बेटा इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है, पहले तो बेटा एक जो कविता है मनुष्यता कविता, ये किसने लिखी हुई है? मैथिली शरण गुप्त ने ये लिखी हुई है बेटा। तो उनकी लिखी हुई इस कविता में वो बताना चाहते हैं इन पंक्तियों में, क्या बताना चाहते हैं इन पंक्तियों में? कवि बताना चाहते हैं बेटा कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। इस कविता की पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इन फर्स्ट टू पंक्तियों में बेटा बताया गया है कि इस कविता में कवि बताता है कि मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि मौत तो आनी निश्चित ही है बेटा। ठीक है, जो यहाँ आ गया है इस भूमि पे उसको जाना ही होगा। ठीक, तो कवि कहता है कि ये अवश्य जान लेना चाहिए कि मौत आना निश्चित है, हमें मौत से कभी भागना नहीं चाहिए। ठीक है, मौत तो आनी ही है, लेकिन जाओ तो इस दुनिया से ऐसे जाओ कि हम सबको बाद में याद आए। ठीक है, समझ आ गया बेटा इसमें क्या बताया गया है? हाँ जी, इसमें बेटा जो ये वर्ड है ना यहाँ पे यों का मतलब होता है बेटा ऐसे। कवि कहता है कि जाओ तो ऐसे जाओ कि बाद में भी आप याद आओ। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कब, कैसे हो सकता है ऐसे? ऐसा कब होता है जब हम देश के लिए या अपने साथियों के लिए बलिदान दे जाते हैं। समझ आया बेटा? पहली दो लाइंस में कवि क्या कहता है? वह बताता है कि मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि मौत आना तो निश्चित ही है। ठीक है, जो यहाँ पे आ गया उसे तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, हमें मौत से भागना नहीं चाहिए। मौत तो आनी ही है, लेकिन जाओ तो इस दुनिया से ऐसे जाओ कि हम सबको याद आए। ठीक है, बाद में हम सबको याद आए, लेकिन ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब होता है बेटा? जब हम देश के लिए या अपने साथियों के लिए, अपनों के लिए कुछ ना कुछ होते हैं या अपना बलिदान दे जाते हैं। समझ आ गया बच्चे? बेटा समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी, आगे की दो लाइंस पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट टू लाइंस पढ़ो बेटा। हुए ना यो सु मृत्यु तो वृथा मेरे, वृथा जिए मना नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। इस दो पंक्तियों में बेटा कवि क्या कहता है कि यदि ऐसी मौत ना आई तो आपका ऐसा जीवन या मौत किसी काम का नहीं। ठीक है, नहीं उस इंसान के लिए बोलता है जिसने कभी देश के लिए कुछ किया ही नहीं। वो बोलता है कि ऐसे इंसान का जीना
या ऐसे इंसान की मौत तो किसी काम नहीं आती, ठीक है। यदि ऐसी मौत ना आई तो आपका ऐसा जीवन या मौत किसी काम का नहीं। आगे बोलते बेटा, ऐसे मनुष्य को मौत आके भी नहीं आती, ठीक है। मौत आई ना आई उसकी एक समान है बच्चे, ठीक है। ऐसे मनुष्य को मौत आके भी नहीं आती जो अपने लिए नहीं जीता, भाव अन्य व्यक्ति के लिए जीता है। समझ आ गया बेटा? देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दे तो उसकी मौत को महान माना जाता है, ठीक है। शहीदों में उसका नाम आता है, उसकी मौत के बाद भी लोगों को उसकी याद आती है। समझ आ गया बेटा इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? आगे बेटा समझ, आगे की दो पंक्तियां पढ़ो बच्चे। फर्स्ट पद की आगे की दो पंक्तियां पढ़ो। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्तियों में बताया गया बेटा मनुष्यता क्या होती है, पहले ये पता है आपको? मनुष्यता क्या होती है बेटा? मनुष्यता होती है बच्चे इंसानियत, ठीक है। जो इंसान अपनी ना सोच के वो लोगों को भी मदद दे, उसके भी काम आए, ठीक है। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे, उस इंसान में सोचने समझने की शक्ति हो, वो किसी को सहायता दे सके, ठीक है। उस इंसान को हम बोलते हैं कि इस इंसान में इंसानियत है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? किसी का दुख वह ना देख सके उस इंसान को बोलते हैं कि हम इस इंसान में मनुष्यता है, इंसानियत है। मनुष्यता भाव वे मनुष्य कहलाने के लायक है। समझ आ गया बेटा? बच्चे समझ आ यस गया मैम। यहाँ तक? आगे बेटा जो आपने दो पंक्तियां पढ़ी हैं, इन पंक्तियों में कवि क्या बताता है? अच्छा, जिस इंसान में बेटा इंसानियत नहीं होती तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है उस इंसान को? उस इंसान को बोला जाता है कि इसमें कोई इंसानियत नहीं है, यह तो पशु के समान है। पशु बोलते हैं ऐसे इंसान को। यस मैम। हाँ जी। तो आगे बेटा इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि बताता है कि जो आप में ही लीन, मतलब आप में ही लीन का मतलब है कि अपने आप में ही बेटा मगन है, ठीक है। अपने आसपास जो अन्य व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं उनका सोचता ही नहीं कभी भी, ठीक है। जो आप में ही लीन सदा अपने आप सोचता है, किसी के काम नहीं आता, वह इंसान पशु के समान है। क्या कहता है कवि कि जो अपने आप में ही मगन है, किसी के लिए दया भावना नहीं दिखाता, तो ऐसा इंसान किसके समान है? पशु के समान है, वही मनुष्य है। आगे क्या कहता है कवि? ऐसा इंसान जो किसी के काम नहीं आता, उस इंसान को क्या बताया उसने? पशु बताया। लेकिन मनुष्य कौन है? पशु के अलावा मनुष्य भी तो है। मनुष्य कौन से है? वही मनुष्य है जो किसी मनुष्य के काम आ सके। मनुष्य किसे बताया कवि ने? जो मनुष्य के काम आ सके। पशु किसे बताया है? जो मनुष्य के काम नहीं आता, ठीक है, किसी के लिए दया भावना नहीं दिखाता। उसके लिए तो कवि कहता है कि वही मनुष्य है जो किसी मनुष्य के काम आ सके, उसके लिए अपने जीवन का, किसी के लिए अपने जीवन का बलिदान दे सके, ठीक है, जिसमें इंसानियत हो, अन्यथा उसका जीवन किसी काम का नहीं। इसके अलावा जो मनुष्य है, अपने आप को मनुष्य कहता है लेकिन वह पशु के समान है, किसी के काम नहीं आता, तो ऐसे इंसान का जीवन क्या है? किसी काम का नहीं है। समझ आ गया बेटा इसमें क्या बताया गया है? तो अब फर्स्ट बेटा इन पंक्तियों में कवि क्या बताता है? कवि कहता है कि इस कविता में कवि कहता है कि मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए, मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए
कि मौत तो आनी निश्चित ही है, एक दिन जो यहाँ आ गया उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ तो इस दुनिया से ऐसे जाओ कि बाद में सबको याद आ सको। 1 मिनट बच्चे। हाँ जी, इसमें बेटा कवि क्या कहता है कि ऐसे जाओ कि बाद में सबको याद आओ। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है बेटा, जब आप देश के लिए बलिदान दे जाओ या अपने साथियों के किसी काम आ सके। ठीक है, यदि ऐसी मौत ना हुई आपकी तो आपका ऐसा ही जीवन या मौत किसी काम का नहीं है। ऐसे मनुष्य को मौत आके भी नहीं आती जो अपने लिए जीता है, भाव अन्य व्यक्ति के लिए नहीं जीता। समझ आ गया बेटा? जो आप में ही लीन सदा अपना सोचता है, किसी के काम नहीं आता, वह किसके समान है? वह पशु के समान है। वही मनुष्य है जो किसी मनुष्य के काम आ सके, उसके लिए अपने जीवन का बलिदान दे सके, जिसमें इंसानियत हो, अन्यथा उसका जीवन किसी काम का नहीं है। समझ आ गया बेटा? यस। आगे बेटा सेकंड पद की 2 पंक्तियां पढ़ो। आगे पढ़ो बेटा। उसी उदार की कक्षा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा करतार्थ भाव मानती। हाँ जी, इस 2 पंक्तियों में बेटा कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो किसी के काम आता है, वो व्यक्ति जो किसी के काम आता है, जिसमें दया भावना होती है, तो इन 2 पंक्तियों में एक ऐसे इंसान के लिए कवि कहता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बेटा क्या कहता है कवि ऐसे इंसान के लिए। कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो किसी के काम आता है, जिसमें दया भावना होती है, ऐसे महान व्यक्ति का ही गुणगान किया जाता है। हम भी बेटा उसी को पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है ना वो इंसान जो किसी के काम आए, किसी की मदद के लिए खड़ा हो जाए। ठीक है, तो गुणगान भी बेटा इस दुनिया में उसी व्यक्ति का होता है जो किसी के काम आता है। ठीक है, जो किसी के लिए दया भावना दिखाता है। समझ आ गया बेटा? आगे बच्चे, ऐसे महान व्यक्ति का तो भूमि भी एहसान मानती है। समझ आया बच्चे यहाँ तक? फर्स्ट 2 लाइंस में क्या बताया गया था? गुणगान क्या होता है बेटा? गुणगान का मतलब होता है गाथा। ठीक है, उसी की कहानी गूंजती है, उसी की गाथा दुनिया सुनाती है, जो एक महान व्यक्ति होता है, जो लोगों के काम आता है। ठीक है बेटा, आगे की 2 लाइंस पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? पढ़ो आगे बेटा। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। इस पंक्तियों में बेटा कवि क्या कहता है? उसका गुणगान, भाव गाथा। बेटा गुणगान क्या होता है? गाथा। या गाथा कह सकते हो, कथा कह सकते हो, कहानी कह सकते हो। उसी की कहानी इस दुनिया में गूंजती है, उसका गुणगान ये दुनिया सदैव सदैव होता है बेटा, हमेशा। ठीक है, उसी का गुणगान यह दुनिया सदैव ऐसे गाती है जैसे कि वह जीवित हो। ठीक है, उसके बाद भी बेटा ऐसा इंसान जो देश के लिए बलिदान दे जाता है, या उसने कभी किसी की मदद की होती है, अपने साथियों का हमेशा साथ देता है, उसका गुणगान उसकी मौत के बाद भी गाया जाता है। तो ऐसे इंसान को क्या किया जाता है? ऐसे इंसान को
जीवित माना जाता है, ठीक है। तो जब उसका गुणगान बाद में होता है तो वह जीवित ही कहा जाता है। भाव जिसको हम शहीद कहते हैं बेटा, शहीदों को याद किया जाता है ना आज भी, ठीक है। तो वो अब भी याद है, ऐसा लगता है कि वो आज भी जीवित हैं, ठीक है बेटा। ऐसे इंसान को ही दुनिया में सभी पूजते हैं। ओके बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक? मैम यस। हाँ जी, आगे का बेटा नेक्स्ट पढ़ो 2 लाइन्स। अखंड आत्म भाव जो असीम विषम में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ जी, इस मनुष्यता कविता में बेटा जो ये वर्ड इस 2 पंक्तियों में आया है, अखंड। अखंड का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा भाग। अखंड होता है बेटा सबसे छोटा भाग, जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, ठीक है, जिसको आगे तोड़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं हम अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है बच्चे। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि विश्व में ऐसा व्यक्ति जिसके भाव भेदभाव से हटके हो, जिसके मन के भाव ऐसे हो कि उसने कभी भी किसी में भेदभाव ना किया हो। विश्व में ऐसा व्यक्ति जिसके भाव मतलब मन के भाव उसके ऐसे हो, उसकी सोच ऐसी हो कि उसने कभी किसी के साथ भेदभाव ना किया हो, जो अपने ऐसे मनोभाव सब में फैलाता है, अपनी सोच को जो सब में फैलाता है, जिसका खंडन भाव कोई उसे तोड़ ना सके। खंडन बेटा मैं अभी आपको एक वर्ड बता के चुकी हूँ, ये शब्द का क्या मतलब है। खंडन क्या अखंड क्या होता है, जिसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है, खंडन ना किया जा सके जिसे, ठीक है, जिसका खंडन भाव कोई उसे तोड़ ना सके, वही मनुष्य वास्तव होता है बेटा असलियत। वही मनुष्य वास्तव भाव असल में मनुष्य कहलाता है। उसी इंसान को हम सही विषय में मनुष्य कह सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ ऐसा ही इंसान जो होता है, जो सबके काम आता है, जो अपने ऐसे मनोभाव को दुनिया में फैलाता है, वही इंसान वही मनुष्य कहलाने के लायक होता है। समझ आ गया बेटा ये? हाँ जी बच्चे, पद 2 में क्या बताया गया है कवि ने, समझ आ गया आपको? मैम यस। हाँ जी बेटा आगे पढ़ो। शुद्धार्थ रणदेव ने दिया करसा थाल भी, तथा दगीची ने दिया परार्थ असित चाल भी। हाँ जी, इसमें बेटा इसमें कुछ कवि ने एग्जाम्पल्स बताई हैं, ठीक है, ऐसे इंसान की एग्जाम्पल्स बताई हैं जिसमें दया है, जिन्होंने कभी ना कभी कोई पुण्य का काम किया है। तो पहले क्या कहता है कवि, भूख से दुखी रतिदेव ने अपने हाथ की थाल दान में दे दी थी, ठीक है। उसने क्या किया था, अपने हाथ की थाली भी दान में दे दी थी। तथा ददीची, आगे ददीची की एग्जाम्पल बताई। ददीची ने, ये नेम है बच्चे, ठीक है, एक ऐसे इंसानों के नेम है जिन्होंने कभी ना कभी कोई पुण्य का काम किया है। ददीची अरे ने दमड़े ददीची ने अपनी समस्त हड्डियों का समूह दान दे दिया था, ठीक है बेटा, जो उसकी हड्डियां थी ना उसको भी उसने त्याग दिया था ददीची ने, ठीक है। तो इन 2 लाइंस में, इन 2 पंक्तियों में बेटा कवि ने यही बताया है। अस्तजाल, अब एक वर्ड आया बेटा, शब्द आया यहाँ पे सेकंड लाइन में, अस्तजाल। अस्तजाल क्या होता है, हड्डियों का समूह। पेंसिल के साथ लिखना बेटा, लिख सकते हो साथ में। अस्तजाल क्या होता है, हड्डियों का समूह। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट 2 लाइंस पढ़ो। उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, अश्र वीर कर्ण ने शरीर चरम भी दिया। आगे क्षितिश एक शिवी की एग्जाम्पल देता है कि एक यह इंसान था
एक पक्षी की जान बचाने के लिए इसने अपने मांस का त्याग किया। ठीक है, जो पहले एग्जांपल दी थी उसने उसने क्या किया था, अपने हाथ की थाल दान में दे दी थी। जो सेकंड एग्जांपल दी थी उसने उसने क्या किया था, अपने हड्डियों का समस्त हड्डियों का समूह उसने दान में दे दिया था। अब जो शिवी की एग्जांपल दी है एक, ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने मांस का त्याग किया है। ठीक है बेटा। तकड़ी इसने क्या किया, कवि कहता है कि एक पक्षी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपने मांस का त्याग दिया। तकड़ी में मांस तोलने से, अपना मांस भी बेटा उसने अपना मांस तकड़ी में तोला, तोलने से भी जब पक्षी के समान उनका तोल ना हुआ तो क्या हुआ था बेटा, एक पक्षी था, एक पक्षी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना मांस को त्याग दिया। मांस को कैसे त्यागा, एक तकड़ी में एक साइड किसको बिठाया गया, पक्षी को बिठा दिया, एक साइड पे किसको बिठाया गया, एक साइड पे वे शिवी बैठ गया। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जब उसने अपने मांस का त्याग दिया, पहले खुद नहीं बैठा था, पहले उसने क्या किया कि अपने मांस का अनुमान लगाया कि वह उसके समान, पक्षी के समान हो सकता है या नहीं। जब उसने मांस एक तकड़ी में अपने मांस को डाला तो क्या हुआ कि पक्षी के समान उनका तोल ना था, उसके मांस का तोल बेटा पक्षी के समान ना था। तो उसने क्या किया, तो वह उसे बचाने के लिए स्वयं उसमें बैठ गया, तो अपने आप का ही त्याग दे दिया उसने उस पक्षी की जान बचाने के लिए, ताकि वह गीद उन्हें खा ले। एक गीद था बेटा, अपने गीद न पक्षी को खाना चाहता था, तो क्या किया उसने कि उसने कहा कि मुझे खा ले, अपना मांस निकालने लग गया कि शायद वो मनुष्य के मांस से ही उसका पेट, उसका खाली पेट को कुछ मिल सके। तो उसने क्या किया कि अपना मांस निकाल के उस तकड़ी में डालने लगा। जब उसके मांस का मोल भी, उसके मांस का तोल भी पक्षी के समान ना हो पाया, तो उसने क्या किया, वह स्वयं खुद ही उसमें जाके बैठ गया ताकि उसका तोल पक्षी के समान हो सके। गीद पक्षी को ना खाके, पक्षी को छोड़ के उसे खा ले। समझ आ गया बेटा, क्या चाहता था वह, खुद ही उसमें बैठ गया, स्वयं ही उसमें तकड़ी में बैठ गया ताकि वह गीद उन्हें खा ले, पशु को वे छोड़ दे। समझ आया बच्चे इन लाइंस में क्या बताया गया है? हाँ जी, आगे पढ़ो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो हमारा क्या कहते हैं हिंदी का वर्क है, हाँ जी बेटा। मैम वो स्टार्ट मतलब पहले हमें मैम एक पतली सी नोटबुक लगवा दी थी, दूसरी पे स्टार्ट करेंगे ना? उसी के पीछे लिख लो बच्चे, जो बेसिक आपने स्टार्ट किए हुए हैं ना, उसी के पीछे लिख यस लेना। मैम वो तो मैम 20 रुपीज वाली नोटबुक है, हम रजिस्टर लगाने उसे छोड़ देते हैं। हाँ जी, लगाना चाहते हो बेटा लगा सकते हो अलग नोटबुक भी। ठीक है, जो नहीं लगाना चाहते वो उसी के पीछे लिख सकते हैं बेटा, बेसिक्स के पीछे ही यस लिख मैम, वो तो पतली सी है ना, इसीलिए कह रहे हैं मैम, वो छोटी और पतली सी है। ओके ठीक है बेटा, तो अच्छी सी एक नोटबुक लगा लेना। ओके। ओके मैम। हाँ जी, आगे पढ़े बच्चे। यस मैम। हाँ जी पढ़ो बेटा, आगे की 2 लाइंस पढ़ो। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ जी, इन पंक्तियों में बेटा कवि क्या कहता है कि वही मनुष्य है जो अन्य जीवों के लिए अपनी देह को त्याग दे। ठीक है बेटा, वही मनुष्य है जो अन्य जीवों के लिए, अन्य मतलब बाकी जीवों के लिए अपने आप को छोड़ के बाकियों को, अपने आस पास के बाकी लोगों को या जीवों को देखे, उनके लिए जब वे मुसीबत में हो तो उनके लिए अपनी देह का त्याग भी दे सके। वही मनुष्य है जो अन्य जीवों के लिए अपनी देह का त्याग दे, वही मनुष्य है असल में। ठीक है, वास्तव में वो बोलता कि वही मनुष्य है असल। ठीक है बेटा।
यहाँ पे शब्द बेटा यूज किया गया अनादि जीव। अनादि जीव मनुष्यों को कहा गया है यहाँ पे। समझ आ गए बच्चे? बेटा समझ आ गया? लास्ट 2 लाइंस में क्या बताया गया है? कवि कहता है कि वही मनुष्य है जो अन्य जीवों के लिए अपनी देह का त्याग दे, वही असल में वही मनुष्य है, असलियत में वही मनुष्य कहलाने के लायक है। ठीक है बच्चे, आज हम बेटा यहीं तक मैम पढ़ेंगे। यस। ओके। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। अब आज का काम बेटा आपका क्या है कि जो ये पद 3 तक हमने पढ़े हैं बेटा, ये तीनों आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं बेटा, ठीक है, उनको निकाल के बच्चे अपने आप ढूंढ के उनके मीनिंग अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। हो जाएगा बेटा? बच्चे जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं ना इनमें, इन पंक्तियों में, उसको अलग अपनी नोटबुक पे लिख के आपने उनके मीनिंग बताने हैं। लिख लोगे? ओके मैम, इससे पहले तो नहीं क्या काउंट कराया? हाँ जी बोलो बेटा। इससे पहले तो मैम नहीं जी कोई काउंट बुक करवाया? पर करना है या फिर नहीं, रफ पर? इसकी पहले बेटा क्लास नहीं लगी आपकी, आज फर्स्ट क्लास ही लगी है बेटा आपकी। हिंदी की आपकी फर्स्ट क्लास ही लगी है। अभी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे कुछ भी नहीं लिखना बेटा, मैं भेजूंगी तभी आपने कुछ लिखना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, ये मीनिंग आप किसी ओके भी मैम। नोटबुक पे लिख लेना। ओके, ओके मैम। ओके। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, हेलो। यहाँ हाँ जी बोलो बच्चे। अभी तो नहीं। हाँ जी बोलो बेटा, अभी तो नहीं, क्या बोलने लगे थे वो? अभी तो बच्चे किसी ने कुछ पूछना है? कुछ ना समझ आया हो इसमें? बेटा किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ आया हो, पूछना चाहते हो कुछ तो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलो बेटा। बच्चे आपकी क्लास कंप्लीट होने वाली है आज की, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पूछना मैम है नो। बच्चे किसी ने? ओके बेटा, समझ आ गया आपको? यस मैम। मैम यार। बेटा ओके, तो बच्चे यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना आज। ओके, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, बुक्स ले लो, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके मैम, किताब दूंगी। ओके बच्चे।